Hello everyone, welcome to Civil Service Express. In today's session, we are going to understand the basic accounting principles, types of accounts, and accounting systems. So, first topic for today is GAAP, Generally Accepted Accounting Principles. These are those set of rules और guidelines जो कि generally accepted है और हर कोई accounting firm और organization इन्हें accept करती है ताकि वो uniformity और transparency build कर सके। और क्यों जरूरी यूनिफॉर्मिटी और ट्रांसपेरेंसी? इसलिए जरूरी है ताकि कंपैरिजंस हो सके, जो यूजर्स है वो सारी इंफॉर्मेशन पर रिलाय कर सके, सारी ट्रांजैक्शन को हम सही तरीके से रिकॉर्ड कर सके, कोई भी कंफ्यूजन्स ना हो कि कौन से ट्रांजैक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाए। तो गैप एक ऐसे प्रिंसिपल्स को इंश्योर करता है कि हर तरीके से चीजें करेक्टली हो सके, स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सके और कंपेरेबल हो सके। इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो कंपनीज है, कंपनी ए और कंपनी बी। अब कंपनी ए क्या करती है? कंपनी हाँ, तो कंपनी क्या करती है कि वो अपने रेवेन्यूज को तब रिकॉग्नाइज कर लेती है, तब लिख लेती है जब तक उसने प्रोडक्ट भी डिलीवर नहीं किया होता है। वो अगर उसके पास ऑर्डर आया है, ऑर्डर आते ही वो अपनी इंफॉर्मेशन लिख देती है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेती है कि यस द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। बट बी क्या करती है? जब वो प्रोडक्ट डिलीवर करती है तभी उसको रिकॉर्ड करती है। तो जब एट द एंड कोई भी उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्या दिखेगा, तो यहाँ पर इन्फ्लेटेड सेल्स होंगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुए हैं उनको भी रिकॉर्ड किया गया है और यहाँ पर एक्चुअल सेल्स हुई होंगी। पर देखने वाले को क्या लगेगा कि इसकी सेल्स अच्छी है, ये ज्यादा प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, और यहाँ पर वो सिनेरियो नहीं है। तो ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑर्गेनाइजेशन का कभी भी इंश्योर नहीं हो पाएगा, कभी भी उनके सामने आ नहीं पाएगा। इसीलिए जरूरत है कि गैप को फॉलो किया जाए। गैप इंश्योर करता है कि हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है, जैसे फुल डिस्क्लोजर, मैचिंग कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। सो इस तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो हर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है। ये इंश्योर करता है हमारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब इसके अंदर कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जिन्हें हमें समझना बहुत जरूरी है कि उनके अंदर फर्क क्या है। आप इनमें बहुत सारी टर्म्स देख रहे होंगे, जैसे प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, पोस्टुलेट्स, अजम्पशंस। सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि इन अलग अलग का मिक्सचर बन के डिसाइड की जाती है। कुछ जनरली प्रैक्टिस से आई हैं, कुछ ओवर द टाइम पीरियड डेवलप हुई हैं, कुछ ऐसी है जो कन्वेंशंस है, जो कि डिपेंड करती है फर्म टू फर्म की उसे फॉलो करें या ना करें, जो बाइंडिंग नहीं होती। वैसे ही हमारे प्रिंसिपल्स है। सो जो हमारे प्रिंसिपल्स है वो बाइंडिंग होते हैं लॉ से। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं डिटेल्ड, उनसे फॉलोड अप होते हैं। ये जनरल लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं जो हमें हमारे एक्शंस को लेने के लिए गाइड करते हैं और एक सेटलमेंट तक पहुंचाते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से रिकॉर्ड करें, वो ज़रूरी है कि नहीं है, उसे हम लिखे या ना लिखे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस उससे फुलफिल होता है कि नहीं होता है। दूसरे होते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे फंडामेंटल अजम्पशंस, जिन आइडियाज को हमने अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू डेवलप किया है अंदर से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस में उसने हेल्प किया है, वो सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं। जैसे कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि बिजनेस और ओनर को अलग अलग मानता है, ताकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे बता बचा जा सके, बहुत सारे मेथड्स है जिन्हें फॉलो अप किया जा सके। सो जिसे हम अभी पढ़ने वाले हैं थोड़ी ही देर में। फिर आते हैं हमारे कन्वेंशंस। कन्वेंशंस वो सारी चीजें होती हैं जो कि ओवर द टाइम डेवलप हुए हुए ट्रेडिशंस है। जैसे कि हमारे घरों में भी हम लोग बहुत सारे ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, बट वो ट्रेडिशंस अलग अलग होते हैं, डिपेंड करता है हाउस होल्ड के ऊपर, उनकी चॉइसेस के ऊपर, उनके पुराने कस्टम्स के ऊपर। सो उसी तरीके से कन्वेंशंस होते हैं। जैसे कंजर्वेटिज्म का कन्वेंशन है। ये कन्वेंशन क्या बोलता है कि तुम वो सारे के सारे लॉसेस या एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लो जो तुम्हें लगता है कि होने वाले हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बट इफ यू फील दैट दे आर गोइंग टू इनकर, यू शुड रिकॉर्ड देम। बट इफ देयर आर चांसेस दैट अगर कोई गेन्स हो रहे हैं, इनकम होने वाली है, रेवेन्यू होने वाली,
Do not record them because they are not they're likely to happen or not depends upon happening of it only. होना ना होना होगा तभी हमें पता चलेगा. सो इंश्योर करो तुम लॉसेस तो रिकॉर्ड करो पर गेन्स को ना रिकॉर्ड करो. ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन की अपने पर्सनल चॉइसेस के ऊपर कि वो ये करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है. एट द एंड गैप का क्या पर्पस है? यूनिफॉर्मिटी और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना ताकि ए और बी इस तरीके की जो कंपनीज हैं उनके फाइनेंशियल अकाउंट जब भी रीड किए जाएं इन्फ्लेटेड कुछ भी ना हो, एक्चुअल और फेयर पिक्चर हो, ताकि जो यूजर्स है जिन्हें फर्दर डिसीजन मेकिंग करनी है वो डिसाइड कर सके. अब क्या डिसीजन मेकिंग करनी होती है उन यूजर्स को डिटेल में तो हम आगे वाले लेक्चर्स में जरूर देखने वाले हैं. बट मोटा मोटी तौर पे क्या करते हैं, जैसे कि अगर हमारे इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स देखते हैं कि मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा या नहीं, और मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. क्रेडिटर्स देखते हैं कि जो पैसा मैंने दिया है, जो गुड्स मैंने दिए हैं, उसका रिटर्न मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा. सप्लायर्स भी सेम देखते हैं कि भाई मुझे और सप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. कंज्यूमर्स देखते हैं, कस्टमर्स देखते हैं कि हमारा ये ब्रांड से बाय करना प्रोडक्ट सही रहेगा या नहीं रहेगा. वो डिपेंड करेगा कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, और मार्केट वैल्यू कौन डिसाइड करता है? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसीलिए हम अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं और ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है. All the concepts we are going to understand one by one, so gap is just the basic idea of it. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, the business and its owner, whether firm, whether company, they both are kept separate. Why it is necessary? The necessity for this concept is to keep the personal transaction, personal biasness of any person apart from its business transactions. That transactions involving owner's personal expenses or gains or assets are excluded. वो इन्वॉल्व नहीं करते, वो अफेक्ट नहीं करते बिजनेस को until और अनलेस बिजनेस फंड्स को उसने अफेक्ट किया. बिजनेस फंड से मतलब क्या? अगर मैं ओनर हूँ, मैंने पैसा अगर विड्रॉ किया है तब वो बिजनेस फंड्स को अफेक्ट करेगा. उसी केस में हम उस ट्रांजेक्शन को बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम उसे अवॉइड करेंगे. क्यों किया जाता है ये? ताकि एक डिस्टिंक्शन ला सके, एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर ला सके, पर्सनल बायसनेस से उसको अलग रखा जा सके. इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर कोई भी ओनर बिजनेस के अंदर अपना पैसा ला रहा है उसे भी डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा. उसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंडर एज अ लाइबिलिटी कंसिडर किया जाता है. जब भी हम एसेट्स की बात करेंगे तो बिजनेस की बाकी सारी चीजें एसेट कहलाएंगी, बट अगर हम वो कैपिटल, उस कैपिटल, वो पैसा जो कि वो ओनर लाया है उसकी बात करें तो उसे हम लाइबिलिटी मानेंगे, और लाइबिलिटी के साथ में वो कैपिटल के नाम से अलग से रिटर्न होगी, लिखी जाएगी. The second one is money measurement concept. Money measurement concept states that all the transactions, events happening in an organization are only recorded when they can be expressed in monetary terms. If they cannot be expressed in monetary terms, now they are generally avoided. अब क्या हो सकती है नॉन मॉनेटरी इवेंट्स? जैसे कि किसी भी एम्प्लॉय का ओमिशन, एडमिशन, किसी भी एम्प्लॉय का रिटायरमेंट, अगर हम कोई मैनेजमेंट टीम को चेंज कर रहे हैं, कोई लाइन के बारे में सोच रहे हैं, किसी पर्सनल को हायर करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर हम हायर कर चुके हैं, अनटिल और अनलेस अगर उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है वी विल नॉट रिकॉर्ड. बट अगर पैसा इन्वॉल्व होता है, जैसे कि अगर हमने एम्प्लॉय हायर किया तो हम हायरिंग को नहीं लिखेंगे, बट जब हम उसकी सैलरी, उसके वेजेस को पे करेंगे तो वो एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है. So according to money measurement concept, we will record the second thing, but first thing that we have hired the employee, we are not going to record it. अगर कोई भी असेट खरीदी है, यस वी विल रिकॉर्ड. कोई कंप्यूटर खरीदा है, वी विल रिकॉर्ड. बट अगर हमने कोई कंपनी के अंदर चेंज किया है, कुछ ऑफिस का सेटअप चेंज कर दिया है, ये रूम से वो रूम ले गए, वो सब नहीं रिकॉर्ड होगा. क्यों? क्योंकि उसका कोई बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली मनी रिलेटेड इम्पैक्ट नहीं. बट हाँ, अगर हमने कोई कंस्ट्रक्शन करवा दिया है कि पहले ऑफिस सो एंड सो जगह पे था, अब हमने शिफ्ट कर दिया है, शिफ्टिंग के लिए हमें 15,000 20,000 का खर्चा लग गया, तो वो हमारा मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो गया, वो जरूर रिकॉर्ड होगा. बट दे विल बी जनरल एक्सपेंसेस.
द थिंग दैट वी हैव शिफ्टेड, ये सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं की जाती क्योंकि वो बिजनेस के मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। अब इसकी एक लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज की कमी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बाकी सब चीजें तो सही बता रहा है, बट एक कमी इसकी क्या है कि ये मनी की वैल्यू जो कि ओवर द टाइम चेंज होती है ना, उसे नहीं बता पाता। मनी की वैल्यू चेंज क्यों होती? जब भी इन्फ्लेशन होगा मनी की वैल्यू चेंज होगी। अगर आप देखें तो आज से 30 साल पहले गोल्ड के प्राइसेस क्या थे और आज गोल्ड के प्राइसेस क्या है, एकदम चेंज हो चुके हैं। इसे ही हम कहते हैं इन्फ्लेशन। मनी की वैल्यू ओवर द टाइम बदल चुकी है, चेंज हो चुकी है। बट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट उस मनी की चेंज वैल्यू को, उस चेंजेस को कभी रिकॉर्ड नहीं करता, उसकी वर्थ, एग्जैक्ट वर्थ को वो नहीं बता पाता है। सो इस वजह से हम ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को भी असरटेन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट स्टेट करता है, अज्यूम करता है कि बिजनेस अपनी जो ऑपरेशंस है ना वो इंडेफिनिट पीरियड तक चलाता रहेगा। इसीलिए वो नियर फ्यूचर में कभी भी लिक्विडेशन करने की बात नहीं करता कि जो भी असेट्स मेरे पास है मैं उन्हें लिक्विडेट कर देता हूँ। लिक्विडेट करने का मतलब होता है कैश के अंदर कन्वर्ट कर देना। मान लो कि मेरे पास कोई पर्टिकुलर चीज है, कोई मेटल है, कोई एसेट है, कोई फर्नीचर है, और मैं उसे लिक्विडेट कर दूं, उसे कैश के अंदर बदल दूं, वो हो गया मेरा लिक्विडेशन। सो जब भी अगर एक बिजनेस सोचता है कि मैं अपना जो बिजनेस है वो इंडेफिनिट पीरियड तक चलाता रहूंगा, तो अब कभी भी अपने एसेट्स को वो लिक्विडेट नहीं करता है। वो जिस भी वैल्यू पे अवेलेबल है उन्हीं वैल्यूज पे रहने देता है, उन्हें कभी सेल नहीं करता। वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके पास जो भी सारी चीजें हैं वो ओवर द टाइम यूज करी जाती है। अगर उसने 2025 में अपना काम स्टार्ट किया है, उसने लैंड खरीदी है, उसने एम्प्लॉयज को हायर किया है, उसने मशीनरी वाला पूरा सेटअप किया है, उसने कुछ कंस्ट्रक्शन भी कराया है, तो वो सोचता है कि भाई 5 साल 10 साल तो मैं इन सारी चीजों को यूज करूंगा ही करूंगा। उसके बाद हो सकता है कि मुझे टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन करना पड़े, मुझे कंस्ट्रक्शन फिर से कराना पड़े, मुझे न्यू पर्सनल्स को हायर करना पड़े, उनकी सैलरीज चेंज हो जाए। तो वो क्या अज्यूम करता है कि मान लो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो मैंने एक मशीनरी, एक कंप्यूटर खरीद लिया 50,000 रुपए में। ठीक है, वो कंप्यूटर मैं कितने टाइम तक यूज करूंगा? मैं उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या मानू? 5 साल मान रहा हूँ। तो इंस्टीड ऑफ चार्जिंग द 50,000 फ्रॉम अ सिंगल ईयर, वो क्या करेगा? 50,000 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स जो उसने सोचा है, लाइक 5, और हर साल वो 10,000 रुपए चार्ज करेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा कि जो एंटायर कॉस्ट है वो एक ही अकाउंटिंग पीरियड को ना सहन करके 5 डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड में थोड़ी 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 बांट दी। इसके फायदे क्या होंगे? बर्डन नहीं आएगा एक ही ईयर पे। हर साल की ट्रू और फेयर पिक्चर हमारे सामने होगी क्योंकि हम हर साल उस चीज का बेनिफिट उठा रहे हैं। Suppose you guys are living in a rented apartment, right? Monthly rent आपका उसका 50,000। You are going to pay that rent on a single date, right? Or suppose you have paid that rent on 2nd of every month, but you are going to enjoy the benefits for the whole month, right? So it's not that कि एक ही दिन का rent 50,000 है, but the rent is for the whole month, whether you are paying or not, you will distribute, you will segregate it कि हाँ मेरा दिन का रेंट कितना बन रहा है, अराउंड कुछ 1,800 रुपए जितना मेरा रेंट बन रहा है पर डे का। सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट भी वही कहता है कि तुम सारा बर्डन एक साथ मत लो, उसे डिवाइड कर दो। सेकेंड इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अंदर एक कैच है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है कि इनडेफिनिट पीरियड तक चलेगा बिजनेस, उसके ऑपरेशंस। और अकाउंटिंग पीरियड क्या बोलता है कि तुम फिक्स इंटरवल्स में बांट दो। क्यों बांट दे? ताकि टाइम टू टाइम तुम पता कर सको कि तुम्हारे बिजनेस के अंदर सब ठीक चल रहा है कि नहीं, सारे जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है बराबर है कि नहीं, कोई एरर तो नहीं हो रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल बराबर तरीके से तुम फॉलो कर रहे हो, तुमने जो प्लान सोचे हैं, तुमने जो डिसीजंस लिए हैं, वो तो सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तुम्हारी कॉस्ट तो ज्यादा इनकर नहीं हो रही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है कि नहीं है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है कि नहीं है। रिसोर्सेज यानी क्या? वो सारी चीजें जो तुमने बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय करके रखी है ताकि तुम तुम्हारे बिजनेस ऑपरेशंस रन कर सको और उससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा के ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सको।
तो अकाउंटिंग पीरियड यही सजेस्ट करता है कि तुम तुम्हारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पीरियोडिकली शेयर करते रहो, ताकि तुम भी डिसीजन बना सको कि तुम्हारा काम सही है कि नहीं, आगे कुछ चेंजेस करने हैं। और बाकी ये जो स्टेक होल्डर्स है, क्रेडिटर्स है, सप्लायर्स है, इन्वेस्टर्स है, वो भी बना सके कि उन्हें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। जनरली किसी भी बिजनेस के केस में 1 साल का रहता है, यूजुअली इट इज 1 ईयर। इन इंडिया इट इज लाइक फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और कंपनीज के केस में क्या होता है ना कि उनको क्वार्टरली और इंटरिम रिपोर्ट्स भी देनी पड़ती है, क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है और बहुत सारे यूजर्स है जिनके नेक्स्ट एक्शंस उनके अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स पे डिपेंड करते हैं। इसलिए उन्हें क्वार्टरली अपने इशू करनी पड़ती है रिपोर्ट्स। आई होप गोइंग कंसर्न और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का यूज और उनका क्या मीनिंग है वो आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। अब है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है ना कि जितनी भी असेट्स हमने रिकॉर्ड करी है, हमने लाई हैं, वो उनकी परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड होंगे। क्यों परचेज प्राइस पे? क्योंकि परचेज प्राइस का डॉक्यूमेंट हमारे पास होगा। हम कुछ भी अगर लिख रहे हैं ना, हमारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, दे हैव टू बी वेरीफाइड विद अ सपोर्टिव ट्रांजैक्शन आईडी, सपोर्टिव मेमो और एनी रिसीट। आप अपने मन से पर्सनल बायसनेस के साथ में उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपको एक पर्टिकुलर प्रोसीजर ही फॉलो करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज समझते हैं, ये परचेज प्राइस के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है। परचेज प्राइस के अंदर every such thing will be included which you have incurred to bring that asset for ready to use। एक्विजिशन कॉस्ट होगा, एक्विजिशन यानी कॉस्ट यानी क्या, जिसपे आपने उसे अक्वायर किया होगा उस अमाउंट पे कि हाँ ये मैंने ही अक्वायर कर लिया। उसके बाद में आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे किए होंगे, एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंस्टॉलेशन के चार्ज दिए होंगे कि भाई ये रेडी टू यूज करने के लिए इंस्टॉल तो करना पड़ेगा, मुझे तो नहीं पता कि इसको एग्जैक्टली किस तरीके से करना है, आई हैव टू हायर समवन कि वो इंस्टॉलेशन कर ले। और भी कोई छोटा मोटा एक्सपेंस हो गया कि भाई मुझे उसको चलाने के लिए भी कोई पर्सन हायर करना पड़ गया उस टाइम पे कि भाई मुझे सारा सिखा दे, तो वो भी एक अलग से एक्सपेंस हो गया। तो जो भी एक्सपेंसेस उसको रेडी फॉर यूज बनाने के लिए किए गए हैं, सब कुछ परचेज प्राइस के अंदर आएंगे। एक एंटरप्राइज है, उसने क्या किया, 50 लाख की खरीद ली मशीनरी। 50 लाख के ऊपर उसने 15 हजार का ट्रांसपोर्टेशन दे दिया, 10 हजार का रिपेयर दे दिया, 25 हजार का इंस्टॉलेशन चार्ज दे दिया। कुल मिला के एट दी एंड उसको कॉस्ट क्या पड़ गई, 50 लाख 50 हजार रुपए की। बट फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद उसको थोड़ा रिपेयर और मेंटेनेंस और करवाना पड़ा, कितने रुपए का, 10 हजार रुपए का। क्या करवाना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस और करवाना पड़ गया आफ्टर सम टाइम से, आफ्टर 6 मंथ्स और 1 ईयर। बट ये अब उसका क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट लेक्चर। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहता है कि जिस पीरियड में ये एक्सपेंस इनकर हुआ है उसी पीरियड में हम इसको चार्ज कर देंगे प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के अंदर से। ये अब अकाउंटिंग बुक्स के असेट साइड में नहीं जाएगा, ये उस कॉस्ट उस प्राइस के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था। सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यूमुलेट होता है एक साथ में और असेट की टोटल प्राइस को वो डिसाइड करता है। क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट के वेरिफिएबिलिटी को इम्पोर्टेंस देता है, तो ये ऑब्जेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को भी सपोर्ट करता है कि परचेस कॉस्ट वेरीफिएबल है डॉक्यूमेंट से, तो हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या है, रिलायबल है और वेरीफिएबल है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाता है, हमारा ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, जो हम इसके लास्ट में सारे कॉन्सेप्ट के लास्ट में देखेंगे। मार्केट वैल्यू हमेशा इग्नोर की जाती है, क्यों? क्योंकि until और unless we sell that particular asset we do not know the actual market value, others are assumptions only। मार्केट वैल्यू में तो कभी भी चेंज आ सकता है। मान लो कि अभी मशीनरी मैंने 50 लाख में खरीदी है ना, बट कुछ कारण से क्या हो गया कि उसकी वैल्यू बढ़ गई और वो 70 लाख की हो गई। बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो गया, उसकी वैल्यू कम हो गई, फिर से उसकी वैल्यू कितनी हो गई 45 लाख। तो एक्चुअल मार्केट वैल्यू हम हमें सिर्फ सेलिंग के टाइम पे ही पता चलती है। दैट्स वाई कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मार्केट वैल्यू नहीं लिखी जाती, उसे इग्नोर किया जाता है। एक तो वो कोई भी डॉक्यूमेंट से वेरीफिएबल नहीं है, यानी ऑब्जेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट उसका कन्वेंशन पूरा नहीं हो रहा है। दूसरा वो सिर्फ और सिर्फ असेम्पशंस है।
इससे कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की होती है ना, वो बनी रहती है। नेक्स्ट वन इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हम इसके अंदर डेबिट और क्रेडिट को भी समझेंगे। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी तो वो ट्रांजैक्शन दो साइड को इफेक्ट करेगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब डेबिट और क्रेडिट का सीधा सीधा मतलब इंक्रीज और डिक्रीज से है, लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज से नहीं भी है। हमेशा डेबिट का मतलब प्लस नहीं होगा और हमेशा क्रेडिट का मतलब माइनस नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ अकाउंट के ऊपर, जो कि हम कॉन्सेप्ट खत्म होने के जस्ट बाद में समझने वाले हैं। अगर कोई भी अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसके सपोर्टिव एक अकाउंट क्रेडिट होगा ही होगा। दोनों टाइम पे दोनों असेट अकाउंट्स हो सकते हैं जो कि डेबिट और क्रेडिट हो। असेट टू असेट हो सकता है, असेट टू लाइबिलिटी हो सकता है ना, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। बट ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन में दोनों अफेक्ट्स को कंसिडर करता है और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करने में हेल्प करता है। क्या है हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन? असेट आर ऑलवेज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैश, सॉरी कैपिटल। when an owner brings in the cash, है ना, तो क्या अकाउंट इफेक्ट होता है? कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है? कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आया इसलिए हमने कैश को सीधा सीधा रिकॉर्ड कर दिया। वेयर एज हमारा कैपिटल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल अलग होता है और रियल अकाउंट का रूल अलग होता है, जो हम सारे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के इमीडिएटली बाद अंडरस्टैंड करेंगे। बट फॉर नाउ आप इतना ध्यान रखो कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है तो दो अकाउंट्स हमेशा इम्पैक्ट होंगे, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। जैसे कि राम ने इन्वेस्ट किए बिजनेस के अंदर 50 लाख, तो कैश डेबिट हो गया और कैपिटल क्रेडिट हो गया। उसने परचेज की इन्वेंटरी, इन्वेंटरी यानी तुम्हारी गुड्स, तुम्हारा स्टॉक। 10 लाख रुपए से तुम्हारी इन्वेंटरी बढ़ गई और 10 लाख रुपए से कैश क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? इन्वेंटरी टू कैश। सो इसी तरीके से डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में दो ट्रांजेक्शन हमेशा इन्वॉल्व, एक ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट्स हमेशा इन्वॉल्व होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये इक्वेशन क्या बताती है कि एक बिजनेस जो भी ओन करता है, यानी कि उसके जितने भी एसेट्स है, दे विल ऑलवेज बी फाइनेंस्ड बाय जो आउटसाइडर्स के क्लेम्स है, यानी जो आउटसाइडर्स हमसे पैसा मांगते हैं, प्लस जो ओनर हमसे पैसा मांग रहा है, यानी ओनर जो बिजनेस से क्या पैसा मांग रहा है, उसको जब हम ऐड कर दें, वो सारा अमाउंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द थिंग्स ओन्ड बाय एनी बिजनेस। अब नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि तुम हमेशा तुम्हारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दोगे अगर वो रियलाइज हो रही है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें पता है कि ये ट्रांजैक्शन हो हुई है, तो तुम उसे रिकॉर्ड करोगे। भले कैश में तुम्हारी डीलिंग हुई है कि नहीं, अगर तुमने लीगल राइट एस्टेब्लिश कर दिया है उस ट्रांजैक्शन के लिए, तो तुम उसे रिकॉर्ड करोगे। सपोज तुमने गुड्स और सर्विसेज रेंडर करी, तुमने उन्हें गुड्स को सेल करा 10 लाख रुपए में। अब तुमने क्या किया? कैश सेल्स नहीं की, कोई कैश नहीं आया, बट क्या आया? डेटर आया। ठीक है, तो उस केस में तुम क्या करोगे? तुम उसे रिकॉर्ड करोगे, भले कैश आया है कि नहीं आया है। रेवेन्यू तुम्हें रिकॉग्नाइज हो गई है, तुम रियलाइज कर रहे हो उसको, यू विल रिकॉर्ड दैट। यू विल नॉट गेट इन टू द टाइमिंग, यू विल गेट इन टू द लीगल राइट्स। जैसे अगर तुम्हें यू आर एलिजिबल टू गेट सम रेंट ऑन मार्च 2017, बट तुम्हें कब मिली वो रेंट? नेक्स्ट मंथ में तुम्हें मिली, अप्रैल के अंदर। बट वो किस पीरियड से बिलोंग करती है? लास्ट पीरियड से। उसी पीरियड में रिकॉर्ड होगी क्योंकि वो उसी से बिलोंग करती है। सो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड, नॉट व्हेन वी गेट इट। सिमिलरली मैचिंग कॉन्सेप्ट में भी यही होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जितने भी रेवेन्यूज तुम इनकर कर रहे हो
और उसको इनकर करने के लिए तुमने जो भी रिक्वायर्ड एक्सपेंसेस किए हैं, जनरेट किए हैं, तो वो उसी अकाउंटिंग पीरियड में तुम लिखोगे जिस पीरियड में तुमने रेवेन्यूज को लिखा है, उसी में चार्ज करोगे, उन्हीं के अगेंस्ट चार्ज करोगे। जैसे कि मैंने गुड्स सेल करें, ठीक है, मैंने गुड्स सेल करें। उन गुड्स को सेल करने के लिए मैंने क्या क्या इनकर किया? मैंने रेंट इनकर किया, मैंने कुछ जगह हायर करी थी, मैंने सैलरीज पे करी, मैंने पैसे पे इंटरेस्ट भी दिया, भाई मैं बाहर से पैसा लाई थी, मेरे पास तो ज़्यादा था नहीं, तो मैंने ये सारे एक्सपेंसेस इनकर करे जस्ट टू सेल दीज गुड्स, और उससे मेरे को हुई रेवेन्यू हुई 10 लाख रुपए की, और मैंने जो एक्सपेंसेस इनकर करे वो कितने थे? 2 लाख रुपए के। तो एक्सपेंसेस भी उसी पीएनएल में चार्ज होंगे जिस पीएनएल के अंदर ये रेवेन्यू को हम लिख रहे हैं, उसको ऐड ऑन कर रहे हैं। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लो जब तुम्हें उस तुमको तुम उसे अर्न करने के लीगल राइट एस्टेब्लिश कर लो, ना कि जब तुम्हें कैश मिले। एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज कर लो जब तुम उन्हें इनकर करो, ना कि जब तुम उन्हें पे करो। एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है तुम्हारी? सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, कमीशन, एनी पेमेंट्स रिगार्डलेस ऑफ द डेट्स। पीरियड्स इंपॉर्टेंट है, किस पीरियड में वो इनकर हुए है, किस पीरियड से वो बिलोंग करते हैं, ना कि कब तुमने उसे पे किया है। डेप्रिसिएशन अलोकेट कर दो हर पीरियड का, है ना? ठीक है। अब फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ऑल द मटीरियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी फुल्ली डिस्क्लोज इन अकाउंटिंग पीरियड्स वेयर इट इज रिक्वायर्ड, वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड, ताकि जो भी यूजर्स हैं, यूजर्स कौन होते हैं? जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की में प्रोवाइड करी हुई इंफॉर्मेशन को यूज करके अपना फर्दर डिसीजन मेकिंग करते हैं। इंटरनल यूजर्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स भी हो सकते हैं। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? मैनेजमेंट, ऑडिटर्स, मैनेजरियल पर्सनल, एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज देखते हैं कि हमें हमारी सैलरीज टाइम पे मिलेगी कि नहीं, प्रमोशंस के कोई चांस है कि नहीं, जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं अगर हम इसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहें। उस केस में ही होगा ना जहाँ पे प्रॉफिट्स हैं, जहाँ पे ऑप्शंस है कि हाँ बिजनेस ट्रांजेक्शन स्मूथली रन होते रहेंगे। कैसे पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर। मैनेजमेंट क्या दिखेगा कि हमने जो जो चीज़ें सोची थी कि ये हम इसको इस अकाउंटिंग पीरियड में करना था, हमने वो सही से किया है कि नहीं किया, हमारे प्लान सही से एग्जीक्यूट हुए कि नहीं हुए। अगर कहीं पे कोई लूप होल रहा है तो उन्हें चेक करेंगे, अगर प्रॉफिट सही से नहीं आए हैं, रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुए, वो सब कुछ चेक करेंगे जस्ट बाय गेटिंग एंड लुकिंग इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो इन्फॉर्मेशन उनको उनके थ्रू मिलेगी, तभी तो वो फर्दर कोई भी तरीके की डीलिंग कर पाएंगे। अब इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। एक एक वेंडर है, राखी मैन्युफैक्चरर, ओके। उसने क्या किया? सिल्वर की राखी बनाई। उसने डिसाइड किया कि मैं इसका प्राइस क्या रखूंगा? 1500 रुपए। और उसको कॉस्ट क्या आ रही थी? उसको कॉस्ट आ रही थी 300 रुपीज। सीधा सीधा 1200 रुपए का प्रॉफिट उसने रखने का सोचा। सो उसने क्या किया ना कि उसने ऐसे ही 2000 पीस बनवा लिए। अब हुआ यूं कि क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत हाई थी, सिर्फ 200 राखीज उसकी क्या हुई एक्चुअली सेल, इतनी उसने क्या करी थी? बनाई थी, और इतनी उसकी सेल हुई। अब टोटल कॉस्ट कितनी आई थी उसको राखीज बनाने में? एक राखी 300 रुपए की थी, 6 लाख रुपीज उसकी कॉस्ट थी। बट उसने सेल कितनी करी? 200 सेल करी, और वो भी 1500 रुपए उसकी प्राइसेस थी। सिर्फ 3 लाख रुपीज वो इनकर कर पाई। अगर देखा जाए तो उसे कितना लॉस हो गया? 3 लाख रुपीज का। अब इस साल उसने क्या अप्रोच रखी ना कि मुझे क्या करना है कि मुझे थोड़ी अप्रोच चेंज करनी है, क्योंकि मेरी कॉस्ट 300 रुपए है। मैं प्राइस क्या रखूंगी? सेलिंग प्राइस 500 रुपए रख लेती हूँ, सिर्फ 200 रुपए का मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रखती हूँ, और मैं प्रोडक्ट इस पर 5000 बना लूंगी। 5000 प्रोडक्ट्स बनाने पे उसको कॉस्ट कितनी लगी? 15 लाख, जो कि पिछली बार 6 लाख थी। बट इस बार वो ऑलमोस्ट 4000 राखीज
सेल कर पाए, तो उसको इसका सेलिंग प्राइस क्या रहा? 4,000 इंटू 500। वो कितना पैसा कमा पाई? वो 20 लाख रुपए कमा पाई। एट द एंड उसने 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट इनकर कर दिया। अब ये प्रॉफिट कैसे इनकर करा उसने? जस्ट बाय लुकिंग इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो कि इंफॉर्मेशन उसको दिख रही थी कि हाँ, ये गलती मुझसे पिछली बार हो गई थी, अब मैं उसे चेंज कर कर अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज कर लेती हूँ। मैं कॉस्ट तो नहीं बदल सकती, बट मैं सेलिंग प्राइस करके, रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को चेंज करके ज्यादा से ज्यादा सेल करने की कोशिश कर सकती हूँ। जस्ट बाय चेंजिंग one single approach, she could make profit of 5 lakh instead of 3 lakh rupees loss. So इसी तरीके से मैनेजमेंट पूरा डिसीजन मेकिंग करता है और अपना फर्दर डिसीजंस लेता है। सप्लायर्स भी यूजर्स होते हैं। वो देखते हैं कि अगर हम रॉ मटेरियल या हम कोई भी गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो व्हाट आर द चांसेस दैट वी आर गोइंग टू गेट बैक आवर अमाउंट, एंड इन हाउ मच अमाउंट पीरियड वी विल गेट बैक आवर अमाउंट। इसके साथ साथ वो सारी चीजें भी डिस्क्लोज की जाती हैं विच आर लाइकली टू हैपन इन न्यू फ्यूचर। दीज आर कॉल्ड कंटेंजेंट लाइबिलिटीज। कंटेंजेंट लाइबिलिटीज आर दोज जो अभी तक हुई नहीं है, बट देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि वो फ्यूचर के अंदर होंगी। जैसे कि बैड डेट्स। मान लो कि हमें न्यूज आ गई है कि कुछ हमारे डेटर्स थे, दोज हैव गॉन बैंकरप्ट, और हम उससे 5 लाख रुपए मांगते थे। येट इट इज नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड, बट अगर हम एक कंटेंजेंट लाइबिलिटी बना ले और डिस्क्लोज कर दे फुटनोट्स के फॉर्म में दैट सो एंड सो अमाउंट ऑफ रुपीज आर गोइंग टू गेट इन एज अवर बेटेट्स, तो हम फ्यूचर शॉक से बच जाएंगे, फ्यूचर बर्डन से बच जाएंगे। हम फ्यूचर में हमारे प्लान्स, हमारे ऑपरेशंस को अकॉर्डिंगली टारगेट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, और हमारी जो पॉलिसीज हैं, हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली हम रन कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी स्टेटमेंट्स है, कोई भी लिटिगेशंस है, अगर कोई हमारे खिलाफ या हम कोई केस लड़ रहे हैं लॉ के साथ, लॉ के अंडर, सो हम उन सब चीज़ों को राइट डाउन करते हैं, फुल्ली डिस्क्लोज करते हैं, ताकि इंटरेस्टेड यूजर उन सबको ध्यान में देख सके। फिर आता है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी तुम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हो, पॉलिसीज तुमने बना ली है, वो एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। You cannot change that again and again. If you have decided on to follow certain thing, you have to follow. Uniform methods होने चाहिए ताकि standardization हो सके, तुम compare कर सको year after year कि भाई पिछले साल मेरा profit 10% था, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज है, सब कुछ मैंने सेम रखा है, और इस साल मैंने 20% प्रॉफिट इनकर किया। मतलब क्या? हाँ, मैंने इस बार अच्छे से अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को किया है। सपोज अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज किया होता, आप समझ ही नहीं पाते कि एग्जैक्टली हुआ क्या बिजनेस के अंदर, एक्चुअली प्रॉफिट सही भी आया है कि नहीं आया है। हो सकता है आपने बहुत सारे खर्चे थे उन्हें चार्ज ही ना किया हो, या फिर पिछले साल आपने खर्चों को एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया और इस साल आपने नहीं किया। सो बैलेंस नहीं रहता, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती, कंपैरिजन चेंज हो जाते हैं। इसी वजह से कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को अपनाया जाता है कि अगर कोई बहुत जरूरी स्टैट्यूटरी चेंज नहीं आया है, कोई सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट लॉ नहीं बना है, अनटिल और अनलेस दैट आप सेम कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करेंगे। अब कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट हमें सेफ खेलने के लिए बोलता है कि तुम ज्यादा रिस्क मत लो। ठीक है, तुम तुम्हारे सारे पॉसिबल लॉसेस को लिख दो, बट अगर तुम्हारे कोई भी पॉसिबल इनकम्स है या गेन्स है या एसेट्स है, तो उन्हें ओवर स्टेट मत करो, उन्हें मत लिखो। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी क्या कहता है कि भाई तुम्हारी 2 करोड़ की लैंड 2005 में थी, आज भी तुम वही रखो। तुम मत एज्यूम करो कि भाई उसकी वैल्यू 50 करोड़ हो गई है, 100 करोड़ हो गई है, तुम सेम अमाउंट रखो। तुमने डेटर्स, तुमने सेल करी, तुम्हारे डेटर्स है, तुम मत लिखो कि तुम्हारे डेटर से तुम्हें मिल जाएगा। एक प्रोविजन बना के चलो, उसकी तुम्हारा बैड डेट हो सकता है। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इतना भी रिस्क मत लो, थोड़ा सा सेफ खेलो, ताकि अगर कभी प्रॉफिट्स हो जाए तो तुम्हें खुशी ही होगी, बट सारे प्रोबेबल लॉसेस से तुम क्या हो सकते हो? बच सकते हो। तुम प्रोविजंस बनाकर क्या हो सकते हो? सेफ हो सकते हैं। जैसे कि स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू किया जाता है, कभी मार्केट प्राइस पे वैल्यू नहीं किया जाता है। प्रोविजंस बनाए जाते हैं हमेशा डाउटफुल डेट्स के लिए कि अगर कोई डेटर है,
कोई ना कोई डेटर तो ऐसा होगा ही होगा, या तो हमें उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा, या तो वो हमारा पैसा नहीं देगा, देगा तो भी पार्शियली देगा, है ना। और या फिर कोई इंटेंजिबल एसेट है जिसे तुम रिटर्न ऑफ करोगे, राइट ऑफ करोगे। ये कैसे किया जाता है, क्या होता है, ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में समझेंगे। अब आता है, आई होप जो ये कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म का आपको क्लियर है। थोड़ा सेफ खेलो, रिस्क मत लो, लॉसेस, प्रोबेबल लॉसेस को रिकॉर्ड करो, प्रोबेबल रेवेन्यूज को थोड़ा सा रहने दो, और हमेशा प्रोविजंस बना के चलो कि कुछ भी अगर फ्यूचर हो तो तुम फ्यूचर में हो तो तुम उसके लिए तैयार रहो। फिर आता है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। जितनी भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, कॉन्सेप्ट्स है जो डायरेक्टली तुम्हारे रिकॉर्ड्स को इफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन्फॉर्मर्स का डिसीजन मेकिंग, तो उन सारी चीज़ों को तुम लिखो ही लिखो, वो सारे मटेरियल फैक्ट्स हैं। उससे तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होगा। जैसे कि तुमने कोई स्मॉल स्टेशनरी बाय करी है, तो अगर वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, मटेरियल फैक्ट नहीं है। बट अगर तुम एक छोटा सा बिजनेस चलाते हो, खाली अकाउंटिंग एंट्रीज करते हो, तुम्हारा स्टेशनरी का धंधा, वही तो तुम्हारा बेसिक खर्चा, उस केस में वो भी एक मटेरियल इंफॉर्मेशन है। बट अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी तो 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए का पेन या कोई भी दूसरी स्टेशनरी इक्विपमेंट वो इम्पोर्टेंट नहीं। बट अगर तुमने कोई डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया है, डेटर्स को डिस्काउंट प्रोवाइड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बनाया है कि तुम उन्हें एक ट्रेड डिस्काउंट पे करोगे, मतलब दोगे, या कैश डिस्काउंट देने वाले हो, तो ये सारी जो लाइबिलिटीज तुम इनकर करने वाले हो अननेसेसरी एक्स्ट्रा में, वो सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, वो तुम डिस्क्लोज करो, वो तुम बता दो पहले से, उसके लिए सारी चीजें रेडी करके रख दो, प्रोविजंस बना दो कि भाई ये होने वाला है। ओके। फिर आता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। रिमेंबर हमने जब हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसके अंदर इसकी बात करी थी। ये क्या बोलता है, जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना, वो हमेशा किसी एविडेंस के बेसिस पे रिकॉर्ड होने चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। किसी भी तरीके का पर्सनल बायस इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने मेरी मन मर्जी से वैल्यू लिख दी 50 लाख, नहीं। एक डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास होना चाहिए, एकदम वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट, जो पता है कि हाँ ये एक्चुअली 50 लाख रुपए में खरीदी गई है, इसके ऊपर सो एंड सो एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है, और अल्टीमेटली इसका कॉस्ट इतना है। ये सब कुछ किसके अंडर आता है, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट के अंदर। हर ट्रांजेक्शन सपोर्टेड होगी किससे, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ भी हो सकता है, इनवॉइस हो सकता है, वाउचर हो सकता है, रिसीट हो सकती है, मेमो हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं, चालान्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये बेसिस है तुम्हारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का और रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन का। अभी तक हम 13 के 13 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। हम ये समझ चुके हैं कि अलग अलग कॉन्सेप्ट का पर्पज अलग अलग होता है। तो अगर क्वेश्चंस बनते हैं कि पर्टिकुलर चीजें हुई, वो चीजें कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से हुई, आप अब उसे शायद एड्रेस कर पाएंगे क्योंकि आपने 13 के 13 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अब समझ लिए हैं। हमने थोड़ी देर पहले डेबिट और क्रेडिट की बात करी थी, आइए अब उसे अच्छे से समझ लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट ऑल टुगेदर। सो ये फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है किसी भी ट्रांजैक्शन के। हमेशा इनका मतलब इंक्रीज या डिक्रीज ही होता है, बट इनहेरिट नहीं होता। किसी वर्ड का पर्टिकुलर मतलब एक नहीं हो सकता। एट टाइम्स डेबिट मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। एट टाइम्स क्रेडिट मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ अकाउंट के ऊपर। अब टाइप ऑफ अकाउंट, 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट्स इंडिविजुअल्स के होते हैं, फर्म्स के होते हैं, कंपनीज के होते हैं। कोई भी लीगल एंटिटी जो अपने नाम पे बिजनेस कर रही है, उस नाम का पर्सनल अकाउंट होता है। अगर हम सप्लायर की बात करें तो डायरेक्टली सप्लायर का नाम आ रहा है, सपोज सप्लायर है शिवा एंटरप्राइज, तो शिवा एंटरप्राइज क्या है, पर्सनल अकाउंट। मैं ओनर हूँ, मैंने कैश दिया, तो कैपिटल मेरी जो है मेरे नाम से जो आ रही है, वो क्या हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे ध्यान रखना, कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रियल नॉमिनल नहीं है। क्यों, क्योंकि कैपिटल ओनर की होती है, ओनर एक रियल एक इंडिविजुअल है, इस वजह से ये एक पर्सनल अकाउंट है। सो एग्जांपल्स भी है आपके पास, अमित का अकाउंट, किसी भी बैंक का अकाउंट, किसी भी XYZ लिमिटेड का अकाउंट, सब कुछ क्या है, पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी रिसीवर है तो रिसीवर डेबिट होगा, और गिवर है तो वो क्रेडिट होगा। जैसे कि मैंने सैलरीज पे करी,
ठीक है, सैलरीज किसको पे करी? मेरे एम्प्लॉयज को पे करी। एम्प्लॉयज का नाम क्या था? सोहन था, मोहन था, रोहन था। तो मैंने सोहन को क्या किया, मैंने सोहन को उसकी सैलरी पे करी, क्योंकि सोहन का अकाउंट पर्सनल है और सोहन रिसीवर। क्या है? सोहन रिसीवर है, उसका अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है। इसलिए वो डेबिट होगा उतनी ही अमाउंट से जितनी सैलरी मैंने उसे दी। सपोज 5,000 रुपए मैंने उसको सैलरी के दी। टू क्या आएगा? क्योंकि मैंने कैश पे किया है, मेरे अकाउंट से क्या गया है? पैसा गया है। तो मैं कैश अकाउंट को क्रेडिट करूंगी। कितने अमाउंट से? 5,000 से ही। कैश क्या है? मेरा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल हम अभी 1 मिनट में समझेंगे। और दूसरा क्या है? क्रेडिट द गिवर। ठीक है, क्रेडिट किसको किया जाता है? गिवर को। सपोज मैं शिवा एंटरप्राइज हूँ और मेरे डेटर्स मुझे पे कर रहे हैं। क्या पे कर रहे हैं? मेरे डेटर्स कौन है? श्याम एंटरप्राइजेस। कैश उन्होंने मुझे पे किया तो मेरी लाइफ में क्या आया? कैश आया। कैश क्या है? अगेन रियल अकाउंट है। ये आ रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है। और गिवर कौन है? शिवा राम एंटरप्राइज, है ना। राम एंटरप्राइज क्या बन रहा है? गिवर बन रहा है, और वो मुझे पे कर रहे हैं 50,000 रुपीज, जो उन्होंने मुझसे क्रेडिट सेल्स मेरे साथ करी थी, उसके बदले वो मुझे पे कर रहे हैं। तो क्योंकि राम एंटरप्राइज क्या है? गिवर है, इसलिए वो क्रेडिट हो रहे हैं। और इस केस में सोहन क्या था? रिसीवर था, इसलिए उसका अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। ऑलवेज रिमेम्बर कि इस इसके अंदर क्या होता है, कभी भी पर्सनल टू पर्सनल ट्रांजेक्शन नहीं होती है। पर्सनल टू रियल, पर्सनल अकाउंट टू रियल अकाउंट हो सकता है, रियल टू नॉमिनल हो सकता है, सॉरी रियल टू पर्सनल हो सकता है। बट पर्सनल टू पर्सनल होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि दो पर्सन आपस में इन्वॉल्व हो और वो ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कोई ना कोई एक दूसरी चीज इन्वॉल्व जरूर होती है। अब बात आती है रियल अकाउंट्स की। सो रियल अकाउंट वो होते हैं जो कि फिजिकली अवेलेबल हो हमारे साथ, या नॉन फिजिकली भी अवेलेबल हो, बट हमको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देती हो। ऐसी कौन सी चीजें होती है? हमारे एसेट्स। तो जब भी कोई भी असेट आएगा तो हम उसे डेबिट करेंगे, असेट जाएगा तो उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे कि हमने इस केस में किया था, क्योंकि कैश जा रहा था, कैश हमारा एसेट है यानी रियल अकाउंट है। डेबिट वर्ड क्रेडिट वर्ड गोज आउट, इसके अंदर कैश कैश जा रहा था इसलिए क्रेडिट हुआ। इस केस में कैश आ रहा था, डेबिट वर्ड कम्स है, इसलिए कैश डेबिट हुआ। एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने गुड्स बाय करे, बाय करने पे मैंने कैश पे किया। गुड्स अकाउंट एज दे केम इन दैट्स वाई डेबिटेड। क्या थे? गुड्स। गुड्स असेट्स है अगेन मेरे, तो असेट्स मतलब क्या? रियल अकाउंट। गुड्स अकाउंट टू कैश बिकॉज दे गो आउट, इसलिए वो क्या हो गए? क्रेडिट हो गए। और ये भी क्या है? मेरा रियल अकाउंट। सो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज अ रूल फॉर ऑल द रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स यानी क्या? तुम्हारे सारे एसेट्स जो कि तुम्हें बेनिफिट्स देंगे। टेंजिबल भी हो सकते हैं, नॉन टेंजिबल भी हो सकते हैं। अब क्या होता है टेंजिबल? टेंजिबल मतलब वो सारे एसेट्स जिसे तुम टच कर सकते हो। सपोज मैं टीचिंग के बिजनेस के अंदर हूँ, तो और मैं यूज कर रही हूँ अपने सारा अपना कंप्यूटर यूज कर रही हूँ। कंप्यूटर मेरा फिजिकल टच हो सकता है, इसलिए मेरा क्या हो गया? टेंजिबल असेट हो गया। बट मेरे पास कुछ सॉफ्टवेयर है जो उस लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल्ड है, वो सब मैं टच नहीं कर सकती, वो सारे मेरे इनटेंजिबल असेट्स हैं। वो सारे मेरा जो भी लेक्चर्स हैं उन्हें एब्सोल्यूट वैल्यू का बनाने में हेल्प करते हैं, मुझे मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी देने की हेल्प करते हैं, सारी चीज़ों में वो मेरा रखने में हेल्प करते हैं। सो वो सारी चीजें जो इस तरीके की होती है जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, बट वो मुझे बेनिफिट्स दे रहे हैं मेरे बिजनेस ऑपरेशन को स्मूथली रन करने में, मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करने में, वो मेरे इंटेंजिबल एसेट यानी टच नहीं कर सकते, पर फिर भी वो नॉन फिजिकल फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। जैसे पेटेंट्स और ट्रेडमार्क हो सकते हैं इसके अंदर, और भी किसी तरीके के राइट्स हो सकते हैं, लीगल राइट्स हो सकते हैं, रॉयल्टीज हो सकती है, गुडविल हो सकता है। गुडविल को हम नियर फ्यूचर में अच्छे से एड्रेस करेंगे क्योंकि इसका भी अपना एक पूरा टॉपिक है। अब थर्ड एंड लास्ट, नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स रिलेट करते हैं एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, रेवेन्यू से, इनकम से और गेन्स। कोई भी पैसा इन नेम ऑफ एक्सपेंस एंड लॉस अगर
हो रहा है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और अगर कोई भी इनकम या गेन या इस तरीके का कोई प्रॉफिट, रेवेन्यू, कुछ भी हम इनकर कर रहे हैं, हो रहा है, तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। जैसे कि अगर मैंने रेंट है, रेंट मेरे को पे करना है, तो रेंट का अकाउंट डेबिट करूंगी, इफ पेड। ठीक है। टू कैश अगेन, अगर मुझे रेंट मिल रहा है तो मैं, क्योंकि वो मेरा गेन है, मेरा प्रॉफिट है, तो मैं रेंट का अकाउंट क्रेडिट करूंगी, इफ रिसीव्ड। क्यों? क्योंकि वो मेरी इनकम है, वो मेरा गेन है। सो जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस होते हैं वो सब डेबिट होते हैं, जितने भी इनकम्स और गेन्स होते हैं वो सब कुछ क्रेडिट होते हैं। अब इन तीनों टाइप के अकाउंट्स को एक टेबल फॉर्मेट से भी समझ लेते हैं। ओके। पर्सनल अकाउंट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। इसके अंदर हम रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवर को क्रेडिट करते हैं। एग्जाम्पल, 500 रुपये रमेश को पे करें तो रमेश का अकाउंट डेबिट हो गया और कैश का अकाउंट क्रेडिट हो गया। रियल अकाउंट एसेट्स के होते हैं। इसके अंदर हम जो भी हमारे पास आता है उसे डेबिट करते हैं, और जो हमसे दूर जाता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। जैसे कि हमने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदने पे फर्नीचर हमारे पास आया इसलिए वो डेबिट हुआ, और उस वजह से कैश हमसे दूर गया इसलिए कैश क्रेडिट हो गया। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस और इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। हम सब एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट करते हैं, सब इनकम और गेन्स को क्रेडिट करते हैं। जैसे कि रेंट अगर पे किया तो रेंट डेबिट हुआ, और रेंट अगर रिसीव किया तो रेंट क्रेडिट हुआ। अब बात करते हैं जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाती है, उसका क्या पूरा प्रोसीजर होता है। प्रैक्टिकली जर्नल एंट्रीज को करने से पहले ये जरूरी है कि हम एक फॉर्मेट को अच्छे से समझ लें, सारे स्टेप्स को समझ लें। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है अकाउंट्स इन्वॉल्व, कि एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन मेरे सामने आई है, जैसे कि सैलरी पे की, तो कौन कौन सा अकाउंट उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। अगर सैलरी पे की है तो सैलरी और कैश का अकाउंट सामने आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि किस टाइप का है, क्या नेचर है, तो सैलरी का अकाउंट डेफिनेटली क्या है, नॉमिनल है, और कैश का नेचर रियल है। उसके बाद देखते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट में कौन सा गोल्डन रूल लगता है, एक्सपेंसेस वाला, कि एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड, है ना। रियल में क्या होता है, व्हाट गोज आउट मस्ट बी क्रेडिटेड। अब हमारी एंट्री क्या बन गई, क्योंकि ये डेबिट हो रहा था तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड, और ये क्रेडिट हो रहा था तो टू कैश अकाउंट। सो इस तरीके से हम हर एक स्टेप को आइडेंटिफाई करके हमारी जर्नल एंट्रीज को करते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिटेड 10,000, टू कैश 10,000, और लास्ट में एक डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है कि बीइंग सैलरी पेड इन कैश। उसके बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारे पास दो अकाउंटिंग सिस्टम है, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या हुआ करता था ना, कि हम जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती थी उन्हें रिकॉर्ड कर दिया करते थे, जैसे हुई रिकॉर्ड किया, जैसे भी रिकॉर्ड किया। उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, कि हमारे पास कोई डुअल एस्पेक्ट नहीं था, दो अकाउंट इफेक्ट नहीं हो रहे थे। मान लो कैश आया तो मैंने लिख दिया कैश आया, कैश गया तो मैंने लिख दिया कैश हुआ, सेल्स हुई तो मैंने लिख दिया सेल्स हुई, है ना। तो कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं था जिससे हम लास्टली असर्टेन कर पाए कि प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे एट दी एंड असेट्स क्या है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खाली पर्सनल अकाउंट मोटा मोटी इंक्लूड होता था, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स को हमेशा इग्नोर किया जाता था। तभी आया डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या करता था ना, कि डुअल एस्पेक्ट को ध्यान में रखता था, हमेशा दो इफेक्ट्स करता था, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इस वजह से सारी ट्रांजैक्शन बैलेंस होने लगी, असेट्स और लाइबिलिटीज बैलेंस होने लगी, और फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई कि जो भी एक बिजनेस ओन करता है इन फॉर्म ऑफ असेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज क्या, जब लैंडर्स की ओनिंग है, और कैपिटल यानी जो ओनर की ओनिंग है। फीचर्स क्या है, कंप्लीट सिस्टम है, जो कि बोथ क्रेडिट और डेबिट साइड को वो ऑप्टिमाइज करता है, रिकॉर्ड करता है। एक्यूरेट है, रिलायबल है, हम फ्रॉड और एरर्स को इमीडिएटली डिटेक्ट कर सकते हैं। जब हम एरर्स और उसको करेक्ट करना सीखेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड कि किस किस तरीके से फ्रॉड और एरर्स होते हैं, और किस किस तरीके से हम उन्हें करेक्ट कर सकते हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
अरिथमेटिक एक्यूरेसी है। क्यों? क्योंकि हम दोनों साइड्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अगर मैंने लिखा है 50,000 एक जगह, तो दूसरी जगह पे 50,000 ही होगा। सो ट्रायल बैलेंस को बनाने के टाइम पे एक वेरिफिकेशन हो सकता है कि कहाँ पे गलती हुई, जो सिंगल एंट्री सिस्टम के टाइम पे हो नहीं पाता था। ये स्मॉल और लार्ज दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होता है। जैसे कि अगर 50 लाख रुपए लेकर आया कोई इंसान और उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैश अकाउंट डेबिट होता है और कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाता है। यानी दोनों अकाउंट उस केस में क्या हो गए, इम्पैक्ट हो गए। वन इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड। अब ये क्यों हुआ, उसे हम पूरे लेक्चर में अभी तक समझ चुके हैं अच्छे से। सिंगल एंट्री सिस्टम, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ये हमेशा वन साइड को रिकॉर्ड करता है। कैश और पर्सनल अकाउंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं। रियल और नॉमिनल अकाउंट्स को मोटा मोटी तौर पे ओमिट किया जाता है, मेंटेन नहीं किया जाता, इनकम्प्लीट होते हैं, डुअल एस्पेक्ट नहीं होता, फुल्ली अकाउंट सिस्टम को हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में। या तो पार्शली रिकॉर्ड होगी या फुल्ली होगी। कोई भी तरीके का एक कंप्लायंस नहीं है कि हम ऐसे रूल्स है हमें इन्हें फॉलो करना है। उस वजह से क्या हो जाता है ना, इनएक्यूरेट हो जाती है, इनकम्प्लीट हो जाती है, अनेबल होती है कि हम फ्रॉड को डिटेक्ट कर पाए, एरर्स को डिटेक्ट कर पाए, फाइनेंशियल पोजीशन को निकाल पाए, क्योंकि हम प्रॉफिट नहीं निकाल पाते। जब हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि कितना खर्चा हुआ, कितना हमने एक्सपेंडिचर कर दिया, कितना एक्चुअली आना बाकी है, कितना पे करना बाकी है। हम जो कैश हमारे हाथ में उस टाइम पे रहता है, उसी को देख कर क्या पता कि अच्छा इतना प्रॉफिट हुआ हो सकता है। हम नहीं पता कर पाते कि मेरा बिजनेस सही से चल रहा है भी है या नहीं, कॉस्ट को किस तरीके से मैं ऑप्टिमाइज करूँ, रिसोर्सेज का कैसा ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाऊं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सिंगल एंट्री सिस्टम की वजह से क्या हो जाती थी, ओमिट हो जाती थी और फुलफिल नहीं हो पाती थी। इसीलिए देयर केम अ नीड टू डू डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। उसके बाद आता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में दो कॉन्सेप्ट्स हैं, कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब क्या, ट्रांजैक्शंस वही रिकॉर्ड की जाएंगी जो कैश में या तो रिसीव्ड है या फिर पेड है। बाकी जितनी भी चीजें हैं आप उन्हें उस टाइम के लिए अवॉइड कर दो। सपोज आई एम एलिजिबल टू गेट रेंट फॉर मंथ ऑफ डिसम्बर, बट आई एम अबाउट टू गेट द रेंट इन मंथ ऑफ जनवरी ओनली। तो कैश बेसिस क्या बोलता है कि तुम्हें जनवरी में मिली तो रिकॉर्ड द थिंग इन जनवरी ओनली। इससे क्या हो गया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट अवॉइड हो गया, मैचिंग कॉन्सेप्ट अवॉइड हो गया, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट अवॉइड हो गया, क्योंकि कोई बैकअप नहीं होगा। वो हमेशा दिखेगा कि यार ये वाउचर तो बना हुआ था दिसंबर का, पर ये दिखा रहा है बुक्स में कि अकाउंटिंग इक्वेशन इसने कब करी है, जनवरी के अंदर करी। मतलब मामला कुछ सेट नहीं हो रहा। तो कैश बेसिस की अपनी थोड़ी लिमिटेशंस है, बट एक तरीके से वो भी है कि तुम्हें पैसा जब मिला है और तुमने पैसा जब दिया है, तुम उसी को रिकॉर्ड करो। क्रेडिट पे पेमेंट या क्रेडिट का जो तुम्हारा सेल्स है, उन्हें एक बार के लिए तुम इग्नोर कर दो। तब आता है एक्रुअल बेसिस। एक्रुअल बेसिस क्या बोलते हैं, अगर तुमने कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंस या फिर एक्सपेंसेस को अर्न या इनकर कर लिया है, तो कैश मिला है कि नहीं मिला है तुम उसको रिकॉर्ड कर लो। तुम उसको लिख लो कि भाई हाँ तुम, क्योंकि तुमने लीगल राइट एस्टेब्लिश कर दिया है, एक ऑब्लिगेशन एस्टेब्लिश कर दी है रिसीट या पेमेंट की, कि तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसके अंदर आ जाते हैं गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, एक्सपेंसेस जो कि तुम फ्यूचर में पे करोगे, बट अभी तुमने ऑलरेडी इनकर कर लिए हैं, तुम्हारे आउटस्टैंडिंग है, या फिर एडवांस पेमेंट तुमने कर दिए हैं और फ्यूचर तक तुम्हें उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये सब अक्रूवल बेसिस के कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाता है।